पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। आज हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं पावर सेक्टर पे। कंपनियों के कैलेंडर ईयर के हिसाब से 2023 के चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। एक एसपीडब्ल्यूएल के रिजल्ट्स अभी नहीं आए और एलपीएल और पीकेजीपी के प्रॉफिट एंड लॉस तो आ गए हैं पर अकाउंट्स नहीं आए और हमें लगता है कि वो आने में कुछ टाइम लगेगा और उनका इंतज़ार करने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो हमने सोचा अभी तक जितनी कंपनियों के रिजल्ट्स आ चुके हैं उनकी बेसिस पे एनालिसिस कर लेते हैं। इसको पार्ट 1 कह लेते हैं। जब उन 3 कंपनियों के अकाउंट्स आ जाएंगे तो फिर एक पार्ट 2 की वीडियो बना के उनको भी कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे जो बहुत ही थोड़े से लोग हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो वो पावर सेक्टर की अपडेट वीडियो उनकी तरफ से रिक्वेस्टेड है। और वैसे भी पावर सेक्टर को हम थोड़ा ज़्यादा फॉलो करते हैं, ये हमने भी बनाने का सोचा ही हुआ था, तो उसको देख लेते हैं। तो ये एक सीरीज़ की वीडियो है। वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि जो पहली मर्तबा ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी बातें समझ आएँ, लेकिन जिन्होंने पुराने एपिसोड्स पावर सेक्टर के देखे हैं उनको ज़्यादा बेहतर समझ आएंगे। तो हम इस वीडियो को 4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट्स का जायजा लेंगे, लेकिन ये जायजा हम अलग अलग वीडियोस में भी ले चुके हैं तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। दूसरा सेक्शन इसका मेन सेक्शन होगा जिसमें हम प्राइमरीली इन कंपनीज के रिसीवेबल्स की तफसील देखेंगे कि हुकूमत ने उनके कितने पैसे वापस करने हैं और इस क्वार्टर का क्या स्टेटस है। तीसरे सेक्शन में हम कुछ इजाफी इंफॉर्मेशन देखेंगे, कंपनी की बुक वैल्यू के बारे में जानेंगे और चौथे पार्ट में क्विकली 5-6 साल की ईपीएस और डिविडेंड का जायजा ले लेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। तो जी सबसे पहले देखते हैं आल्टन एनर्जी। तो इनके जो अभी क्वार्टर के रिजल्ट्स आए वो तो बड़े अच्छे आए। अच्छा, इस पार्ट में देख लेते हैं, एक तो हमने यहाँ पे 8 मार्च की इनकी प्राइस लिख दी है। उसके बाद अगर ये देखें यहाँ से यहाँ तक, अगर ये हमारे जो है 5 क्वार्टर के रिजल्ट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं और इसमें हमारी असेसमेंट ये होती है कि पिछले 4 क्वार्टर्स में जो रिजल्ट चल रहे हैं हम अंदाजा यही करेंगे कि अगले आने वाले 4 क्वार्टर्स में या 1 साल में भी वैसे ही रिजल्ट्स चलते रहेंगे और मिलता जुलता डिविडेंड देंगे। तो ये बेसिकली हमारी असेसमेंट होती है और उसकी बेसिस पे हम प्राइस अर्निंग निकालेंगे। तो अब आल्टेन एनर्जी को देखें तो इसके पिछले 2 क्वार्टर में तो रिजल्ट्स अच्छे रहे, लेकिन उससे पिछले के 2 क्वार्टर में बल्कि 3 क्वार्टर्स में रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। अब अगर आपने हमारी आल्टेन एनर्जी की वीडियो देखी होगी तो आप जानते हैं कि ये बेसिकली इनके पास लाइसेंस तो है लेकिन इनसे बिजली खरीदी नहीं जा रही, बनवाई नहीं जा रही। ये कमाई किस तरह करते हैं कि इनकी एक सब्सिडरी है रूस पाकिस्तान, वो कमाती है, हुकूमत से पैसे लेती है, फिर वो उनको डिविडेंड देती है, तो वो इनकी कमाई होती है। और ये जो पिछले 2 क्वार्टर्स में इनकी ईपीएस बनी 9.25 रुपए तक जो है, तो ये जैसे ही बनी उन्होंने वो साथ ही डिविडेंड भी दे दिया। तो अब जब भी इनको अपनी सब्सिडरी से पैसे मिलेंगे डिविडेंड की सूरत में तो ये आगे डिविडेंड देते जाएंगे, कमाई भी होती जाएगी। जब वो नहीं मिलेगी तो इनकी अर्निंग जीरो शो हो रही होगी। तो इस कंपनी को समझने के लिए इसके कंसोलिडेटेड अकाउंट्स को देखेंगे और वहां से ही पता लगेगा। यहाँ से ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, इसकी बेसिस पे इतनी ज्यादा असेसमेंट फ्यूचर की नहीं की जा सकती। फिर भी अगर अगले साल इनके इतने पैसे हो गए तो प्राइस अर्निंग इनकी 2.18 बनेगी। अब इनके कंसोलिडेटेड अकाउंट्स का स्टेटस देखते हैं। तो उनके जो क्वार्टरली अकाउंट्स हैं वो पिछले क्वार्टर में तो थोड़ी इनकम कम हो गई थी, 1 रुपए की थी, लेकिन इस क्वार्टर में थोड़ी रिकवरी हुई है, 3 रुपए हो गई है। और अगर पिछले 4 क्वार्टर्स का अंदाजा करके लें तो वो तकरीबन 10 रुपए की ईपीएस बन सकती है। लेकिन इस कंपनी का जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है कि अब ये नहीं पता कि पिछले क्वार्टर में जो कमी थी वो एक क्वार्टर में सिर्फ ऐसे था या आगे भी ऐसे होगा। बहरहाल इस क्वार्टर में तो रिकवरी है, तो अभी यही अंदाजा करते हैं कि अगले 12 महीने में 10 रुपए की ईपीएस हो सकती है और उस हिसाब से प्राइस अर्निंग बनेगी 1.94। अब इसके रिजल्ट्स का हमने वैसे भी एनालिसिस किया था और उस पे एक भाई ने कमेंट किया कि भाई वो गलत है या क्या है। असल में या तो वो जो भाई हैं उनको या तो इस कंपनी का नहीं पता, सही से नहीं पता, या फिर पावर सेक्टर के बारे में उनको सही से नहीं पता, या अगर सही पता है फिर भी अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट भी हो सकता है।
लेकिन बजाय इसके कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो कमेंट्स में लिखते हैं, वो आगे से उल्टी सीधी बातें करनी शुरू हो गए। आर यू क्रेजी, लोगों को डिसीव मत करो, गलत मत बताएं, ये इस तरह की बातें वहां पे शुरू हो गए। और जो हमारे पुराने जो व्यूअर्स हैं वो तो जानते हैं कि वी डोंट टेक एनी बुलशिट फ्रॉम एनीवन। तो फिर ऐसे लोगों को तो हम, अगर ज्यादा लोग बाज नहीं आते तो फिर हम उनको ब्लॉक ही कर देते हैं कमेंट करने से। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं हम अपनी असेसमेंट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, और वही वीडियो बना के जो हमें सही लगे हम लोगों के बेनिफिट के लिए बना देते हैं। तो ना ही हम किसी से पैसे ले रहे हैं और ना ही हमें इससे कोई और फायदा है। और अगर पैसे लेके भी हम वीडियोस बनाएं, फिर भी लोगों को तमीज से बात करनी चाहिए। अगर एनालिसिस में आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है तो आप बता दें कि भाई हमारे ख्याल में ये एनालिसिस सही नहीं है और हमारे ख्याल में ये सही है। तो थोड़ा सा लोगों को जो है ना, आजकल सोशल मीडिया के दौर में जो हमारी जनरेशन को बदतमीजी सिखा दी गई है, तो इसको थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। बल्कि कई दफा ऐसे लोगों का हम पे भी असर हो जाता है। तो बहरहाल कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम सब तमीज के दायरे में रह के एक दूसरे से तमीज से और सही तरीके से बात किया करें, एक प्रोफेशनल वे में। और आप जानते ही हैं कि हम तो कहते हैं कि भाई अगर आपको हमारी वीडियो नहीं पसंद तो बजाय इसके कि आप वहां पे उल्टी सीधी बातें लिखनी शुरू कर दें, आप ना देखें। अगर आपको लगता है कि हम लोगों को गलत बता रहे हैं तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि फिर आप वीडियो बनाएं और वीडियो बना के लोगों को सही बताएं। तो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश छोड़ दें, खुद को ऊपर करना शुरू करें। और फिर जो बंदा इस तरीके से बात करता है उसका हमें जवाब देने का भी दिल नहीं करता। कोई बंदा क्वेश्चन के सेंस में पूछे या ये पूछे कि भाई आपने गलती की है, गलती हो सकती है हमसे, हम तो आपसे कहते हैं हर वीडियो में कहते हैं कि डेटा को आपने खुद वेरीफाई करना है। ये इतना सारा डेटा हम यहाँ पे लिखते हैं और हम उसको एक दफा सिर्फ चेक करते हैं और गलती उसमें हो सकती है। तो आप गलती आइडेंटिफाई कर दें, और अगर कहीं पे आप एग्री नहीं करते एनालिसिस से, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दें, लेकिन तमीज में रहें प्लीज। तो वो कह ये रहे थे कि आल्टन एनर्जी की जो सब्सिडरी है रूश, उसका बिजनेस कोई नहीं हुआ। और वो ये कहना चाह रहे थे कि जब कंपनी का बिजनेस नहीं हुआ तो आप उसमें क्यों लोगों को इन्वेस्ट करने का कह रहे हैं। पहली बात तो यह कि हम एनालिसिस करते हैं, इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी सबकी अपनी अपनी है। अगर किसी को हमारा एनालिसिस सही लगता है उसकी बेस पे उसने बाइंग सेलिंग करनी है, क्योंकि हम बाय सेल कॉल नहीं देते। हमारा जो एक स्लोगन टाइप आप समझ लें, हर वीडियो में हम उसको कहते हैं फिर भी लोगों को समझ नहीं आती। तो यानी कि बाइंग सेलिंग आपने खुद करनी है। और जहां तक एनालिसिस की बात है कि हमने क्यों इस कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर समझा या उसको बेहतर कहा, उसकी वजह है पावर कंपनीज के कैपेसिटी एग्रीमेंट्स। यानी कि अगर किसी कंपनी से बिजली ना भी ली गई, जब तक वो पुराने पीपीएस चल रहे हैं तब तक उनको पैसे फिर भी देने पड़ेंगे। उन भाई ने ये तो देख लिया कि इससे कोई बिजली नहीं ली गई, लेकिन क्या उन्होंने ये असेसमेंट की कि इसकी इस क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 3 रुपए कैसे आ गई? पहले वो ये तो देखें ना। तो भाई बात सिंपल सी ये है कि इनसे 6 महीने में कोई बिजली नहीं ली गई, लेकिन फिर भी ये 4 रुपए कमा गए हैं 6 महीने में। अब अगर आने वाले 2 क्वार्टर्स में सपोज करें कि ये 1-1 रुपया भी और कमाते हैं, 10 रुपए नहीं होती इनकी अर्निंग, सिर्फ 6 रुपए होती है। तो इनका स्ट्रक्चर ऐसे है और इनकी हिस्ट्री ऐसे है कि जैसे ही रूस को पैसे मिलते हैं, रूस वो पैसे डिविडेंड के तौर पे अपनी पेरेंट कंपनी को दे देता है आल्टन एनर्जी, और आल्टन एनर्जी वो पैसे अपने शेयर होल्डर्स में उसी टाइम पे बांट देते हैं। और ये पिछले 6 महीने में जो इन्होंने 9 रुपए का 9.5 रुपए का डिविडेंड दिया है वो इसकी जीती जागती मिसाल है। तो इसलिए ये अगर साल में 6 रुपए कमाते हैं और 6 रुपए जब हुकूमत से मिलेंगे तो वो डिविडेंड में दे देंगे, तो आल्टन एनर्जी भी साल में अपने शेयर होल्डर्स में 6 रुपए का डिविडेंड तकसीम कर देगी। और फिर आप खुद फैसला कर लें कि इस रेट पे ये शेयर अट्रैक्टिव है कि नहीं है। तो इससे ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे, बाकी उन भाई की अपनी मर्जी है। और साफ सी बात है, अगर आपको ये कंपनी सही नहीं लगती तो आप इसमें इन्वेस्ट मत करें। ये एनालिसिस है, कोई गैबी पेशगोई तो नहीं कि कल को गलत नहीं हो सकती। तो बहरहाल इसकी प्राइस अर्निंग 10 रुपए की साल की ईपीएस के हिसाब से 2 बनेगी, जो कि बहुत अच्छी है। और अगर ईपीएस थोड़ी बहुत कम भी हो गई तो फिर भी ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, 6 रुपए की ईपीएस में भी 3.5 तक चली जाएगी। तो प्राइस अर्निंग 5 से कम अच्छी समझी जाती है। लेकिन वही बात है कि प्राइस अर्निंग एक फैक्टर होगा, इन टोटलिटी में ये फैसला करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है या ज्यादा अच्छी है। अब उसके बाद ईपीक्यूएल को देख लेते हैं। इसकी अगर पिछले 4 क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखें तो मिला के 7.25 रुपए की ईपीएस बन रही है। अभी प्राइस इसकी चल रही है 30 रुपए 35 पैसे। तो प्राइस अर्निंग इसकी थोड़ी सी ज्यादा है 3.91,
लेकिन आपको पता है कि इसमें जो एंग्रो इनको बेचना चाहते हैं उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें मूवमेंट ज्यादा बनी हुई है और थोड़ा सा ये ऊपर है। तो अभी बाहर लगता तो नहीं कि यहाँ से बहुत नीचे आएगा, तो देखना पड़ेगा कि डील किस रेट पे फाइनल होती है। अगर ज्यादा अच्छा रेट आया तो यहाँ से बेनिफिट हो सकता है शेयर होल्डर्स को। अगर बहुत अच्छा रेट ना आया तो फिर भी यहाँ से नुकसान नहीं होगा। और अगर बहुत अच्छा रेट नहीं भी होता फिर भी ये एंटिटी तो अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही है, चल रही है। ₹8.25 में से इन्होंने ₹5 का डिविडेंड दिया। अगर ₹5 डिविडेंड आगे जारी रखेंगे तो फिर भी यील्ड तो काफी बेहतर है इस रेट पे भी, तो तब भी रखा जा सकता है क्योंकि एंग्रो बेच रहा है, कंपनी बंद तो नहीं हो रही। कोहिनूर एनर्जी, कोही, इसका रेट चल रहा है ₹37। अच्छा, इसका जो चौथा क्वार्टर है उसमें सिर्फ 22 पैसे की अर्निंग बनी, लेकिन इससे ये नहीं अंदाजा लगाना चाहिए कि अगले क्वार्टर्स में भी अर्निंग कम हो जाएगी, क्योंकि जो 22 का क्वार्टर फोर यहाँ पे हमें नजर आ रहा है तब भी अर्निंग कम थी। सर्दियों में थोड़ी सी बिजली की यूटिलाइजेशन ही कम होती है तो परचेजिंग भी कम होती है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉबली ये वो इम्पैक्ट है जो सीजनल वेरिएशन का है। तो होपफुली अगले क्वार्टर से थोड़ा सा बेहतर इनका रिजल्ट हो जाएगा। बहरहाल ये तो वक्त आने पे ही पता लगेगा। अब है जी कोहिनूर एनर्जी, कोही, इसका रेट चल रहा है ₹37। इसके जो 4 क्वार्टर की अर्निंग है वो 9.18 बन रही है और उस ईपीएस के मुताबिक प्राइस अर्निंग 4 बन रही है, जो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इनका डिविडेंड पे आउट भी थोड़ा सा अच्छा है, इस वजह से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करता है। ये अपनी यील्ड के मुताबिक ज्यादा ऊपर नीचे होता है। और इनका भी 2022 के Q4 में ईपीएस कम आया था, इस साल भी Q4 में ईपीएस कम आया है 23 में, और होपफुली अगले क्वार्टर्स में शायद रिकवर कर जाएं। अब है जी कोट अद्दू पावर, कैपको, ये अभी अभी एक्स हुआ है तो इसका रेट चल रहा है ₹27.69। इसकी ईपीएस तो आपको पता है कि वो जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए इनका अच्छा खासा माल है वो रखा हुआ है, वहां से इनको इंटरेस्ट, वो पता नहीं इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जौन से भी हैं, वहां से वो इनको आ रहा है। बिजली तो इनकी कोई जनरेट नहीं हो रही, उस हिसाब से प्राइस अर्निंग इसकी ज्यादा है। उस हिसाब से अगर कुछ भी नहीं करते, अगले 12 महीनों में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू करते, तो अर्निंग ₹3-4 ही रहेगी और प्राइस अर्निंग ज्यादा है। लेकिन इनका असेसमेंट जो है डिविडेंड यील्ड के हिसाब से होती है, क्योंकि ये पुराने पैसों में से डिविडेंड दे रहे हैं, जारी रख रहे हैं। तो जब तक कुछ नया बिजनेस शुरू नहीं करते तब तक ये कहना मुश्किल है कि लॉन्ग टर्म में फ्यूचर इसका कैसा रहेगा। लेकिन अभी के लिए पैसा अच्छा खासा है और डिविडेंड हमें उम्मीद है जारी रहेगा। निषाद चुनिया पावर, एनसीपीएल, इसका रेट है जी ₹25.63। अगर इसकी अर्निंग देखें तो काफ़ी स्टेबल चल रही है और पिछले 4 क्वार्टर्स का टोटल करें तो 12.36 बन रहा है। और अगर वही आगे अगले 4 क्वार्टर्स में कंटिन्यू रहा तो प्राइस अर्निंग आज के रेट पे तकरीबन 2 बन रही है, जो कि अच्छी है। निषाद पावर, एनपीएल, इसका रेट है ₹29.11, ये भी अभी कुछ दिनों पहले एक्स हुआ। इसके पिछले 4 क्वार्टर्स को देखें तो इनका भी तकरीबन बराबर ही है एनसीपीएल के, लेकिन रेट इनका थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये फिर भी मुनासिब डिविडेंड देते रहते हैं और वो पैसे दबा के बैठे हैं। कहते तो हैं हमने देना है, लेकिन पता नहीं, अल्लाह ही जाने कि अगले 5 साल में देंगे या 5 महीनों बाद देंगे। बहरहाल इसकी भी प्राइस अर्निंग जो है 2.36, वो भी काफ़ी अच्छी है। एनसीपीएल की ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसकी भी बहुत अच्छी है। उसके बाद है जी हब पावर कंपनी। पिछली पावर सेक्टर की असेसमेंट्स में हमने हब पावर को शामिल नहीं किया था, लेकिन कुछ दिनों पहले हमने इसकी डिटेल में असेसमेंट की, इसके एनुअल रिपोर्ट का रिव्यू किया, तो वहां से अब हमने इसको, हम थोड़ा सा इस एंटिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर ली है, तो अब हम उसको इसका पार्ट बना रहे हैं। इनकी पिछले 4 क्वार्टर्स की ईपीएस को देखें तो तकरीबन ₹23.20 बन रही है। होपफुली इस तरह कंटिन्यू रहे तो इतनी ईपीएस अगर अगले 12 महीने में भी आई तो उस हिसाब से प्राइस अर्निंग 5 बनेगी, वो थोड़ी सी ज़्यादा है। रेट ₹116.38 का है, लेकिन फिर भी होपफुली अगर ये डिविडेंड देते रहें तो वो कंपनसेट हो जाएगा। और हब के भी कंसोलिडेटेड अर्निंग्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये खुद भी बिजली बना रहे हैं और इनकी दूसरी कंपनियां भी हैं जो बिजली बना रही हैं, सब्सिडरीज और दूसरे काम भी कर रही हैं, तो उसको भी देख लेना चाहिए क्योंकि इनको वहां से भी कुछ डिविडेंड्स मिल सकते हैं। और उन डिविडेंड्स की वजह से कई मरतबा ये अगर ₹20 कमा रहे हैं तो हो सकता है ₹25 का डिविडेंड भी दे दें अपने शेयर होल्डर्स को। तो इनकी कंसोलिडेटेड जो ईपीएस है वो पिछले 4 क्वार्टर्स में ₹52 है और सेम रेट के हिसाब से प्राइस अर्निंग वो ऐसे इतनी रेलिवेंट नहीं होती, प्राइस अर्निंग इंडिविजुअल कंपनी की ही निकालनी चाहिए, फिर भी अगर देखें तो 2.24 बनती है। तो अब सिंपल सी बात है, जिसकी प्राइस अर्निंग कम है उसके लिए ये फैक्टर ज़्यादा अच्छा है।
अभी हम रेटिंग नहीं दे रहे, मतलब इनकी रैंकिंग नहीं बना रहे, क्योंकि 3 कंपनियां अभी मिसिंग हैं। तो वो जब हो जाएंगी तो रैंकिंग बन जाएगी। लेकिन अभी आप अगर अपनी कोई रैंकिंग बनाना चाहें तो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, आप खुद यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह आगे की रैंकिंग्स भी हम देखेंगे, उसकी बेसिस पे आप फैसला कर सकेंगे कि कौन सी रैंकिंग ज़्यादा रेलेवेंट है, आपको किसको ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए। हो गया क्या? ठहरो। अब दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। इसमें हम प्राइमरीली रिसीवेबल्स की तफसील देखेंगे और उनका पर शेयर इम्पैक्ट कितना है प्राइमरीली, और उसको फिर शेयर प्राइस से डिवाइड करके एक फैक्टर निकालेंगे कि जिसका ये फैक्टर ज़्यादा अच्छा होगा वो उतना बेहतर है। अब अगर आर्टन एनर्जी की बात करें, इनके जो अनकंसोलिडेटेड अकाउंट्स हैं, क्योंकि ये तो कोई बिजली नहीं बना रहे, तो इनके हुकूमत से कोई रिसीवेबल्स भी नहीं है, तो इनके हिसाब से ये इतना रेलेवेंट नहीं है। और अगर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज देखते हैं हम, तो वो भी पॉजिटिव है, यानी कि इनकी कोई खास लायबिलिटीज नहीं है। क्योंकि अगर लायबिलिटीज होती तो अपनी सब्सिडी से जो भी इनको पैसे मिलते वो लायबिलिटीज अदा करने में लग जाते, लेकिन वो मसला नहीं है। इसलिए जितने भी पैसे इनको मिलते हैं ये आगे डिविडेंड पास ऑन कर देते हैं। तो अब चलते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट्स की तरफ। तो इनके जो रिसीवेबल्स हैं, तो ये पहले कॉलम में हमने लिखा है जो इनके सितंबर में यानी कि पिछले क्वार्टर में रिसीवेबल्स थे, और अगले कॉलम में हमने लिखा है कि इनकी सेल्स इस क्वार्टर में कितनी हुई हैं, और उसके बाद लिखा है कि इस क्वार्टर के आखिर में यानी कि क्वार्टर 4 के आखिर में इनके रिसीवेबल्स कितने थे। और ये सिंपल मैथ्स है कि जो पिछले क्वार्टर के रिसीवेबल्स थे उसमें सेल्स को ऐड करें और उसमें से इस क्वार्टर के रिसीवेबल्स को लेस करें, तो ये वो अमाउंट बनेगी जो हुकूमत से इस क्वार्टर में इनको मिली। यहां से हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत से कंपनियों को पैसे मिल रहे हैं या नहीं, या ज्यादा मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं। और इनके केस में हमने इनकी तमाम फिगर्स का 60% निकाला है, क्योंकि आल्टन एनर्जी की जो रूस पाकिस्तान में होल्डिंग है वो 60% की है, यानी कि उनके तमाम एसेट्स, तमाम लायबिलिटीज और तमाम इनकम पर इनका 60% की हिस्सेदारी है। तो अगर आप आल्टन एनर्जी के इन बैलेंसेस को अगर वेरीफाई करना चाहते हैं उनके अकाउंट्स में से, वहां पे सितंबर के रिसीवेबल्स 10.9 बिलियन आ रहे होंगे, जो कि आल्टन एनर्जी के लिए 6.5 बिलियन बनते हैं। तो अब इनकी सेल्स जो हुई इस क्वार्टर में वो 1.8 बिलियन की हुई, लेकिन इस क्वार्टर में इनको बहुत ज्यादा पैसे मिले नहीं। लेकिन अब इनके जो हुकूमत से रिसीवेबल्स बाकी हैं वो 7.6 बिलियन के हैं, और उनकी पर शेयर वैल्यू हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। तो उनकी पर शेयर वैल्यू 21 रुपए बनती है, यानी कि आल्टन एनर्जी की सब्सिडरी ने हुकूमत से 21 रुपए पर शेयर पैसे अभी वसूल करने हैं। अब ये नहीं पता कि हुकूमत वो 1 साल में देगी या अगले 3 साल में थोड़े थोड़े करके देगी, लेकिन ये पैसे भी देने हैं और अगली सेल्स भी होती जा रही हैं, तो वो भी साथ साथ आता जाएगा। अब इनके करंट एसेट्स आल्टन एनर्जी के हिस्से में 12 बिलियन आ रहे हैं और करंट लायबिलिटीज बहुत कम हैं, 2.4 बिलियन की हैं, और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 10 बिलियन हैं, और उनकी पर शेयर वैल्यू बनती है 27.67 रुपए। ये जो उससे आगे हमने जो कॉलम लिखा है, अगर किसी कंपनी ने ये अकाउंट्स बनने के बाद वो डिविडेंड दिया है तो फिर वो इसमें से लेस हो जाएगा, क्योंकि वो पैसे इस फिगर्स के आने के बाद दे चुके हैं, तो वो इसमें से लेस करने चाहिए। तो ये अकाउंट्स हैं 31 दिसंबर 2023 तक के। तो किसी भी कंपनी ने अगर 31 दिसंबर के बाद कोई डिविडेंड दिया है और वो एक्स भी हो गया है, तो वो हम यहां से लेस कर देंगे, और इसका फैक्टर ये बनता है 1.36। इसको जो रेड किया है इसकी तफसील हम अगले सेक्शन में आपको बताएंगे कि यहाँ पे रेड क्यों किया है। अब ये जो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज की पर शेयर वैल्यू निकालने का मकसद है वो ये है कि देखें, अगर मान लेते हैं कि ये हुकूमत एकदम इनको पैसे देती है या 1 साल में जब भी देती है, मतलब हुकूमत से इनको 21 रुपए मिल जाते हैं, तो ये 21 रुपए इन 27 रुपए में शामिल हैं। यानी कि अगर ये 21 रुपए हुकूमत से मिलते हैं तो तब भी करंट रेशो यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 1 से ऊपर होगा। यानी अगर ये चाहें तो 21 के 21 रुपए ये अपने शेयर होल्डर्स में बांट सकते हैं। बांटे या ना बांटे वो एक अलग बात है, कहने का मकसद ये है कि इन 21 रुपयों से उन्होंने अपनी कोई लायबिलिटीज नहीं अदा करनी। अगर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज पर शेयर 21 रुपए से कम होता,
फिर इसका मतलब ये होता कि जो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का पर शेयर वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम ये उतने अपने शेयर होल्डर्स में बांट सकते हैं इन रिसीवेबल्स के रिसीव होने के बाद। फिर है जी ईपीक्यूएल। अब इसकी जो इस क्वार्टर में सेल्स हुई हैं वो 2.3 बिलियन की हुई हैं, लेकिन इनके रिसीवेबल्स कम हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि पैसे थोड़े ज्यादा मिले हैं, वो 3.1 बिलियन के मिले हैं, तो ये अच्छी बात है। आल्टन एनर्जी को इस टाइम में थोड़े कम पैसे मिले, इनको थोड़े ज्यादा मिले। अगर ज्यादा कंपनियों को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं उनकी सेल्स के मुकाबले में, तो ये एक इंडिकेशन है कि आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत पेमेंट क्लियर कर रही है और सर्कुलर डेट कम करने की कोशिश कर रही है, और ये सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहने की तवक्को होगी। अब ईपीक्यूएल के करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज की पर शेयर वैल्यू निकालें तो वो 11.34 बनती है। इसका मतलब यह है कि जब ये 27 रुपए इनको हुकूमत से मिलेंगे तो उनमें से सिर्फ 11 रुपए इनके पास शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के होंगे, और उसी हवाले से इसका फैक्टर हमने निकाला है 11.34 डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस, जो कि 0.37 बनता है। आल्टन एनर्जी के मुकाबले में ये काफी कम है। अब है जी कोहिनूर एनर्जी, कोही। इनके अगर रिसीवेबल्स देखें वो पिछले क्वार्टर से कम हो रहे हैं। इसका मतलब है इस क्वार्टर में जितनी सेल्स हुई उससे ज्यादा पैसे मिले। 1.2 बिलियन की सेल्स हुई और 2.2 बिलियन इन्होंने रिसीव किया, और रिसीवेबल्स की पर शेयर वैल्यू बनती है 12.08। अब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज निकालें तो उनकी पर शेयर वैल्यू बनती है 11.91। यानी कि ये जब 12 रुपए इनको मिलेंगे तो तकरीबन 12 रुपए ही ये शेयर होल्डर्स को देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो थोड़ा कम कर लें, 11 रुपए दे दें, तो 11 रुपए ये मुस्तकबिल में पुराने रिसीवेबल्स के अगेंस्ट डिविडेंड दे सकते हैं। तो इनका ये फैक्टर बना 0.32। अब ये जिसका फैक्टर बड़ा होगा वो उसके लिए उतना ही अच्छा है, उसकी रेटिंग उतनी हाई है। लेकिन वो एक अलग बात होती है, फिर भी कोई कंपनी ज्यादा ऊपर होती है, कोई कंपनी कम ऊपर होती है, कोई कंपनी बड़े अरसे नीचे रहती है, लेकिन फिर भी एक असेसमेंट की बेसिस होती है जिसके मुताबिक हमने अपने फ्यूचर का फैसला करना होता है। अब कैप्को की सेल्स तो कोई नहीं है, लेकिन इनके रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, हुकूमत से पैसे मिल रहे हैं। अब जैसे ये 3.4 बिलियन मिल गए, अब आहिस्ता आहिस्ता ये पैसे मिलते रहेंगे, और इन्होंने कोई नया बिजनेस ना शुरू किया तो पता नहीं फिर क्या करेंगे। खैर, अब जो रिसीवेबल्स रह गए हैं उनकी पर शेयर वैल्यू है 21 रुपए, 21.5 रुपए। यानी कि ये वो पैसा है जो कैप्को को हुकूमत से मिलना है, चाहे ये कंपनी बंद हो जाए, लेकिन ये पैसा इनको मिलना है। अब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अगर निकालें इनके और उनकी पर शेयर वैल्यू निकालें तो वो है 73 रुपए। इसका मतलब है ये 21 रुपए जब भी इनको मिलेंगे तो बड़ी आसानी से अपने शेयर होल्डर्स में बांट सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। अगर पिछले 2-3 साल को देख लें तो 8 से 9 रुपए का डिविडेंड इनका चल रहा है, और जब तक ये पैसे खत्म नहीं होते शायद इस तरह चलाते रहें, अनलेस के कहीं पे इनको वाकई में कोई नया बिजनेस मिल जाए। तो अब ये जो 73 रुपए और 21 रुपए का जो डिफरेंस है, ये वो पैसा है जो बेसिकली इन्होंने अपने पास रखा हुआ है, उसके ऊपर नाग बन के बैठे हुए हैं, ना कोई नया बिजनेस करते हैं, कहते तो रहते हैं करना है लेकिन कुछ नहीं कर रहे, और उसको इन्होंने इंटरेस्ट में या दूसरी इनकम में, शरिया या नॉन शरिया, वो आप खुद चेक कर लें, वहां पे रखा हुआ है, और वहां से वही इनकम बस कमाई जा रहे हैं और अपनी नौकरियां चलाई जा रहे हैं। कम से कम 2-2.5 साल से तो ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है, और अभी तक उनकी तरफ से कोई इसमें खातिर ख्वाह प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही। हमारी बात कौन सुनेगा, हमारे पास तो इसके थोड़े से शेयर्स होंगे, लेकिन जितने भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं इसके, जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस होंगी, असल में उनको चाहिए कि वो मिल के इनको अप्रोच करें और कहें भाई पुट अप और शट अप। यानी कि या जल्दी से जल्दी एक नया बिजनेस शुरू करो, वहां पे पैसे लगाओ, वरना ये सारे के सारे पैसे हमें वापस करो। ये क्या मजाक बनाया है कि पैसों को तुमने इंटरेस्ट में रख दिया है और बस वो नौकरी चलाई जा रहे हो अपनी, काम भी कुछ नहीं कर रहे, और कुछ अरसे बाद शेयर होल्डर्स को पैसे दे देते हैं और कहते हैं जी हम तो इतना डिविडेंड दे रहे हैं। जब आप बिजनेस ही कुछ नहीं कर रहे तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देके आप कोई एहसान नहीं कर रहे, ये शेयर होल्डर्स का राइट है, बल्कि आप तो उनके पैसे को जाया कर रहे हैं। अगर ये पैसे आप उनको वापस कर दें तो जितना रिटर्न आप उनको दे रहे हैं वो उससे ज्यादा रिटर्न कमा लेंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की तो कोई नहीं सुनता। वैसे इन्होंने अभी क्योंकि डिविडेंड दिया है और वो एक्स हो गया है तो उसको माइनस करके लिखेंगे, तो ये बेसिकली इस कंपनी के पास अगर देखा जाए रिसीवेबल्स मिला के 68 रुपए पड़े हैं जो शेयर होल्डर्स का हक है। अब या तो इनको कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहिए असूली तौर पे, या जल्द से जल्द ये पैसे वापस करने चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि अगले 10 साल तक
कोई बिजनेस किए बगैर कंपनी को चलाए रखना चाहते हैं और हर साल थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देंगे ताकि शेयर होल्डर्स भी कुछ जिनको पता नहीं है वो खुश रहें और ये भी अपनी नौकरियां चलाए रखें, बिजनेस चलाए रखें और कुछ करें भी ना। बस जी, पाकिस्तान है, क्या कह सकते हैं। हमने इसी तरह एक कंपनी का कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन अटेंड किया था जिनके पास अच्छे खासे एसेट्स हैं लेकिन वो बड़े सालों से लॉसेस कर रहे हैं। तो हमने तो उनको यही सवाल किया कि भाई आप क्यों शेयर होल्डर्स का पैसा इस तरह बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने आगे बात कुछ इसी तरह कही जिसका मतलब ये था कि भाई हमने तो बिजनेस अपना ऐसे ही चलाना है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप शेयर बेच दें। तो बस यही बात है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की इतनी सी औकात होती है। अच्छा जी, फिर है जी निशात चुनिया पावर। अब अगर इनके रिसीवेबल्स देखें तो इनके रिसीवेबल्स भी पिछले क्वार्टर से काफी कम हो गए हैं। सेल्स इस क्वार्टर की तकरीबन 2 बिलियन है लेकिन 5 बिलियन पैसा मिला है। और थोड़ी सी इनको ना शर्म कर लेनी चाहिए, 1 रुपया भी अभी तक इन्होंने डिविडेंड का नहीं दिया। बहरहाल जितने रिसीवेबल्स इनके हुकूमत से रहते हैं उनकी पर शेयर वैल्यू 37 रुपए से ज्यादा है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज भी इनके बहुत जबरदस्त हैं। यानी कि असूली तौर पे ये पैसे जब इनको हुकूमत से मिलें तो ये सारे के सारे डिविडेंड दे सकते हैं क्योंकि फिर भी इनके पास 9 रुपए पर शेयर पैसे बच जाएंगे। लेकिन ये वो कंपनियां हैं, ये वो ग्रुप्स हैं जो वैसे ही शेयर होल्डर्स में ज्यादा पैसे बांटने से उनको बहुत तकलीफ होती है। इनका पे आउट रेशियो जनरली अमूमी तौर पे बहुत कम है बाकी कंपनीज के मुकाबले में, पावर सेक्टर की कंपनीज के मुकाबले में। लेकिन ये बीच में ये जो ग्रुप है और जो इनकी मिलती जुलती कंपनियां हैं, अब जो निषाद ग्रुप है ये उस ग्रुप का पार्ट नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ रिलेशन इनका बनता है, एसोसिएट कंपनी इनका कुछ ताल्लुक है। तो ये निषाद ग्रुप जो है ये हमेशा से बिलीव करते हैं पैसे रिटेन करने पे। वो चाहते हैं, उनको खुशी होती है कि उनकी कंपनी की वैल्यू बढ़ती जाए क्योंकि असल में उनकी अपनी शेयर होल्डिंग है, उनको पता है वो सारा पैसा उन्हीं की जेब में जाना है, उनकी पुश्तों की जेबों में जाना है। तो वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते कि उनको डिविडेंड ज्यादा देना चाहिए। अब निशात मिल्स अच्छा खासा कमाते हैं लेकिन इंतहाई फारिग डिविडेंड है उसका। और उस कंपनी की बुक वैल्यू देखें, यानी कि उसकी हकीकी वैल्यू वो पता नहीं 300-400 के पास है और वो शेयर ट्रेड कहाँ पे होता है क्योंकि देता ही कुछ नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये ग्रुप में जैसे भी पीछे इन्होंने किया, एनसीपीएल ने भी एक दफा 10 रुपए दिया था, एलपीएल पीकेजीपी ने भी 15 रुपए दिया था। तो पैसे तो इनके पास बेशुमार हैं। अब इनके पास इतने पैसे हैं कि ये जब चाहे इस किस्म का झटका दे सकते हैं, लेकिन ये तब देंगे जब आम शेयर होल्डर्स इन शेयर्स में से तंग आके इनको बेच के निकल जाएंगे और वो या उनके जानने वालों के पास ही इन शेयर की होल्डिंग होगी और ये फिर शेयर इतने ऊपर निकल जाएंगे, कैपो कैप जाएंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। तो इसलिए हमने भी इस शेयर में कुछ होल्डिंग डाल के लॉन्ग टर्म के लिए रख ली है। चाहे 3 साल बाद कभी तो ये डिविडेंड देंगे, तो बस उस टाइम के लिए हमने रख लिया है क्योंकि एज अ शेयर, एज अ कंपनी वैल्यू तो इसकी बहुत ज्यादा है। बस बात सिर्फ ये है कि वो बांटते नहीं हैं और जब वो बांटेंगे तभी फायदा होगा, अब पता नहीं कब बांटते हैं। जब इसने 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था तो इसकी वैल्यू जो है पलक झपकते कैपो कैप 15 से 25 हो गई थी अनाउंसमेंट से पहले। यानी कि यकीनन वो खबर पहले कहीं पे लीक हुई होगी और जहां पे लीक हुई है उसने वो सारी परचेजिंग की होगी और जब अनाउंसमेंट हुई आम बंदे ने उसमें एंट्री ली, फिर ये शेयर नीचे आना शुरू हो गया। तो इस किस्म की गेमें चलती हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर इस कंपनी की असल वैल्यू के हिसाब से बात करें तो वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और फिर बैठ जाएं। या तो अगर इस शेयर में कभी मूवमेंट बने, जैसे कुछ अर्से पहले 31-32 पे चला गया था फिर 25 पे आ गया, तो या तो मूवमेंट बने तो वहां पे कुछ शेयर्स निकाल दें, वरना उस दिन का इंतजार करें जब ये सिर्फ अपनी खातिर अच्छा बड़ा कोई डिविडेंड अनाउंस करें और फिर जिसके पास ये शेयर हो वो इसमें से फायदा हासिल कर पाए। और इसका फैक्टर ये काफी अच्छा है, 1.8। आपने देखा था पिछली कंपनीज के फैक्टर कम थे लेकिन वैल्यू इससे ज्यादा थी और उसकी वजह यही है कि वो लोग डिविडेंड ज्यादा देते हैं और इसका कोई पता नहीं है। फिर है जी निषाद पावर। इसके भी रिसीवेबल्स कम हुए हैं, इसका मतलब है काफी अच्छा खासा पैसा मिला है। और उस हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने भी 2.5 रुपए का जो डिविडेंड दिया वो उम्मीद से थोड़ा कम था। लेकिन फिर भी अगर ये अपने पिछले साल के डिविडेंड को, उससे पिछले सालों में ये भी ज्यादा नहीं देते थे, लेकिन अगर ये अपने पिछले साल के डिविडेंड को जो 7 रुपए था अगर उसको कंटिन्यू करना शुरू कर दें तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी और बहुत अच्छा वहां से शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन बात वही है कि इनकी जो हिस्ट्री है कोई पता नहीं एकदम से ये भी देना कम कर दें। लेकिन इसका भी वही हिसाब है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज की जो पर शेयर वैल्यू बनती है वो और डिविडेंड से एक्स भी कर लें तो 61 रुपए बनती है।
यानी अगर ये 40 रुपए जब भी इनको हुकूमत से मिलेंगे, अगर 40 के 40 ये डिविडेंड दे दें, फिर भी इसकी कंपनी के पास इतना अच्छा खासा पैसा मौजूद रहेगा जिससे ये कंपनी को चला सकते हैं। लेकिन ये इतना देंगे नहीं, क्योंकि बात वही है कि ये निशात ग्रुप है और ये अपनी कंपनी की वैल्यू को बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं ताकि उनकी पुश्तें फायदा लें, और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको चाहे ज्यादा फायदा हो ना हो, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। वो अपने डिविडेंड को अच्छा कहेंगे, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनके कंपैरिजन में जो दूसरी कंपनियां हैं वो कितना ज्यादा डिविडेंड दे रही हैं। तो वो फिर भी यही कहेंगे कि भाई हम तो बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं। लेकिन अगर वो वाकई में 7-8 रुपए का डिविडेंड कंटिन्यू रखते हैं तो फिर हम मानेंगे कि वो अच्छा दे रहे हैं। अगर इन्होंने इसको कम कर दिया, क्योंकि कोई पता नहीं, पहले क्वार्टर में कोई नहीं दिया, दूसरे क्वार्टर में 2.5 रुपए दिया, तीसरे क्वार्टर में फिर खा जाए और चौथे क्वार्टर में फिर 2.5 रुपए दे दें, तो फिर वो एक्सपेक्टेशन से कम डिविडेंड हो जाएगा। ये और बात है कि 29 रुपए की शेयर प्राइस में तो 5 रुपए का डिविडेंड सालाना बुरा नहीं है, बल्कि अच्छा है। लेकिन हम सिर्फ ओवरऑल पावर सेक्टर के हवाले से बात कर रहे हैं कि दूसरी कुछ पावर सेक्टर की कंपनियां ज्यादा अच्छा डिविडेंड देती हैं और ये उतना अच्छा नहीं देते, और पिछले साल में अगर अच्छा दिया है तो उसको जारी रखें तो फिर सही है। लेकिन ये बहुत मूडी लोग हैं, तो अब ये वक्त ही बताएगा कि जारी रखते हैं कि नहीं। और फैक्टर को देखें तो इसका फैक्टर एनसीपीएल से भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कंपनी के हवाले से बात करें तो बहुत स्ट्रांग कंपनी है। अच्छा, एक चीज जरूर है कि अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई और स्टॉक मार्केट आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर जाना शुरू हो गई, यानी कि ज्यादा ऊपर चली गई, तो ये कंपनियां अपनी बुक वैल्यू के हवाले से, अपनी रियल वैल्यू के हवाले से फिर डिविडेंड अगर कम भी दे रही हों, ये बहुत ऊपर जाने की गुंजाइश रखती हैं। और इसीलिए हमने इसमें भी एनसीपीएल की तरह इन्वेस्टमेंट करके रख दी है फॉर लिटिल लॉन्गर पीरियड। क्योंकि वही बात है कि अपनी रियल वैल्यू के हिसाब से तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है। हम सिर्फ डिविडेंड के हवाले से बात कर रहे हैं कि आजकल वही कंपनियां ज्यादा ऊपर चलती हैं जाती हैं जो अच्छा डिविडेंड देती हैं। जो अच्छा डिविडेंड नहीं देती, अगर उनकी अर्निंग अच्छी भी हो तो फिर वो इतना ऊपर नहीं जाती। फिर है जी हब पावर कंपनी। अब इनके देखें तो इनके रिसीवेबल ज्यादा हुए हैं इस महीने, इस क्वार्टर में, क्योंकि इस क्वार्टर में सेल्स 10 बिलियन की हैं और इनको पैसे मिले 7 बिलियन। अच्छा, इसका जो है हमने यहाँ पे रेड इसलिए लिखा है कि असल में इसका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अगर हम निकालें तो वो तकरीबन बहुत ज्यादा नहीं बन रहा, 1 पॉइंट, मतलब वो आसपास ही हैं। लेकिन असल में इनके पास जितने भी फालतू पैसे थे, इन्होंने उससे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं अपनी सब्सिडरी कंपनीज में। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज तो इनके इतने ज्यादा नहीं हैं, यानी कि लिक्विड कैश इनके पास कोई बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी इसकी असेसमेंट करने के लिए हमें यह लगा कि हमें उस इन्वेस्टमेंट को करंट एसेट्स में शामिल करके एक अंदाजा लगाना चाहिए। फिर इसका जो फैक्टर है वो थोड़ा बेहतर नजर आएगा, वरना ऐसा महसूस होगा कि वो फैक्टर जीरो है। वरना उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा और ऐसा महसूस होगा कि भाई ये कंपनी तो फारिग है, तो वो भी एक ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो वो हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को इसमें शामिल किया है, और उसके हवाले से देखा जाए तो इसकी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज की जो वैल्यू बन रही है वो 49 रुपए है, और इन्होंने रिसीवेबल्स जो हैं इनके वो 47 रुपए हैं। अब ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये जाहिर बात है इनको जब दिल चाहे तो कैश की सूरत में तो अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि उन इन्वेस्टमेंट से कुछ डिविडेंड भी आएगा, तो वो इनकी लायबिलिटीज को मिटिगेट करने के काम आएगा। उस हवाले से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये पैसे 47 रुपए हुकूमत से इनको रिसीव हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो ये इसमें से 30-35 रुपए तक का डिविडेंड देने की सलाहियत रखते हैं। अब देंगे कितना, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उस हवाले से भी फैक्टर इनका इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनकी प्राइस बहुत ऊपर निकल गई है। लेकिन फिर भी डिविडेंड अगर अच्छा कंटिन्यू रखते हैं तो इस प्राइस पे भी शायद इतना बुरा नहीं है, तो वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब अगर हब के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को देखें तो कंसोलिडेटेड में इनकी सेल्स 29 बिलियन की हुई हैं, बल्कि 30 बिलियन की हुई हैं, और कैश भी 30 बिलियन का मिला है, और रिसीवेबल्स तकरीबन वहीं पे हैं। अब यहां से क्या पता लगता है? यहां से हमें यह समझ आती है कि जब उनके इंडिविजुअल्स में रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं, लेकिन उनके कंसोलिडेटेड में रिसीवेबल्स बराबर हैं या कम हो गए हैं, तो उसका मतलब यह है इनकी जो सब्सिडरी कंपनीज हैं, जो लारोश एनर्जी है आई थिंक, और कोई हमें नाम भूल गया है, वो हमने अपनी इसकी एनुअल रिपोर्ट में उसका जिक्र किया था, तो आप देख लीजिएगा।
इसका मतलब यह है कि वो जो बिजली बना रही हैं तो उनके अगेंस्ट जो रिसीवेबल्स हैं इस क्वार्टर में हुकूमत से वो थोड़े ज्यादा मिले हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। अब वो भी कंपनियां हो सकता है इनको डिविडेंड दें और फिर ये आगे डिविडेंड बढ़ा के दें शायद, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इनके पूरे ग्रुप के जो रिसीवेबल्स हैं वो तकरीबन पर शेयर वैल्यू उनकी 80 रुपए बनती है। और इनकी पूरे ग्रुप के हवाले से भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इनके पूरे ग्रुप की जो है कंसोलिडेटेड करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज की वैल्यू बनती है वो 123 रुपए बनती है। अब इसकी सब्सिडरी में इनकी 100% होल्डिंग तो नहीं है, एक दो में कम है, तो उसका आप समझ लें कि तकरीबन 10 to 15% का इम्पैक्ट आएगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि जैसे इनके कुल रिसीवेबल्स तकरीबन जो हब के लिए रेलेवेंट हैं वो 70 रुपए हैं, और जो इनके करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस डिविडेंड की जो पर शेयर वैल्यू है वो है तकरीबन 110 रुपए। तो यहां से सिर्फ हमें यही समझ आती है कि अच्छे खासे पैसे इनके हुकूमत से रिसीवेबल्स हैं, इनकी सेल्स भी अच्छी चल रही हैं, तो उम्मीद है इनकी ईपीएस जैसी अभी आ रही है वैसी कंटिन्यू रहेगी और डिविडेंड भी उसके आसपास चलता रहेगा। और इसके कंसोलिडेटेड का फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है अनकंसोलिडेटेड के मुकाबले में, तो ये इसके लिए ये भी अच्छी बात है। अगर आप फाइनेंस की जानकारी हासिल करना चाहते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में कोर्स कर सकते हैं फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन। अगर आप नावल पढ़ने के शौकीन हैं तो हमारा नावल लोग क्या कहेंगे सईद बुक से खरीद सकते हैं। अब हम जी अपने अगले सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे हमने पहले शेयर्स लिखे हैं इनके मिलियंस में, तो ये आप वैलिडेट करना चाहें तो साइट से वैलिडेट कर लें, ये पर शेयर वैल्यू निकालने के लिए है। उसके आगे हमने एग्रीमेंट की डेट लिखी हुई है जो हमें समझ आई, जो हमने इनके अकाउंट से हमें मिली। फिर आगे चलें तो अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपको बता देंगे। फिर ये इक्विटी से हमने इनकी बुक वैल्यू निकाली है, और बुक वैल्यू टू प्राइस, यही जो प्राइस चल रही है वो हम निकालेंगे। ये जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा है। अब इसकी बुक वैल्यू 10 रुपए है। अब इसका आल्टन एनर्जी का जो अपना एग्रीमेंट है वो जून 31 में एक्सपायर होगा, लेकिन ये हो सकता है कि हुकूमत इनसे तब तक कोई बिजली ना खरीदे क्योंकि इनका टेक और पे वाला एग्रीमेंट खत्म हो चुका हुआ है। अब टेक एंड पे वाला है, यानी कि अगर लेंगे तो पैसे देंगे, कैपेसिटी वाला नहीं है इनके साथ। लेकिन वही बात है कि इनकी बुक वैल्यू रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये अपने कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पे चल रहा है। अब अगर कंसोलिडेटेड में देखते हैं तो जो रूस पाकिस्तान है उसका एग्रीमेंट अप्रैल 31 तक है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि अप्रैल 31 तक चाहे उनसे हुकूमत 1 रुपए की बिजली भी ना ले, उनको कैपेसिटी पेमेंट्स फिर भी करनी पड़ेंगी। इनकी कंसोलिडेटेड इक्विटी वैल्यू है 16 बिलियन की, तो शेयर से डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू बनेगी 44 रुपए पर शेयर, और बुक वैल्यू टू प्राइस एक से ऊपर अच्छी है और इनकी 2.17 है। यानी कि अगर आज ये कंपनी बंद हो जाती है तो आप समझ लें कि इतने पैसे शेयर होल्डर्स को मिल जाएंगे। लेकिन अभी बंद होने का इनका कोई इरादा नहीं है क्योंकि रूस पाकिस्तान का बिजनेस ठीक चल रहा है। और वही बताया कि अगर उनसे बिजली ना भी ली गई तो फिर भी कैपेसिटी पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। अच्छा, इनका एक मसला है कि इनके जो रिसीवेबल्स थे उसमें से 6.8 बिलियन के कुछ ऐसे रिसीवेबल्स हैं जिन पर इनका डिस्प्यूट चल रहा है। इन्होंने यही कहा है कि लीगल ओपिनियन के मुताबिक ये केस जीतेंगे, लेकिन एक मसला है कि पता नहीं ये केस कब तक चले, चलने को 10 साल भी चल सकता है। तो इस 6.8 बिलियन में से जो एएलटीएन का शेयर बनता है वो तकरीबन 4 बिलियन का बनता है, और उसकी पर शेयर वैल्यू 11 रुपए है। यानी कि हमने देखा था इनके जो रिसीवेबल्स हुकूमत से थे वो 21 रुपए थे। तो इसका मतलब यह है कि 21 में से 11 रुपए तो इनको शायद अगले आने वाले 12 महीनों में मिल जाएं, लेकिन ये 10 रुपए पता नहीं कब मिलेंगे। ये भी हो सकता है कि मामला सेटल हो जाए और मिल जाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि चलता रहे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इसके फैक्टर को चेंज करना चाहें इसकी बेसिस पे तो आप इसको उसमें इनकॉर्पोरेट करके देख लें, फिर इसका फैक्टर कम हो जाएगा। लेकिन हमने फैक्टर क्योंकि इस बेसिस पे निकाला है कि टोटल रिसीवेबल्स की वैल्यू कितनी है, ये नहीं निकाला कि वो पैसे मिलेंगे कब, क्योंकि हमें तो नहीं पता कब मिलेंगे, इसलिए हम उसी फैक्टर के साथ इसकी रेटिंग करेंगे। अब ईपीक्यूएल को देखें तो इनका एग्रीमेंट अक्टूबर 2032 में खत्म होगा। यानी कि अगर आज एंग्रो इनको बेच भी देता है तो इनका बिजनेस 2032 तक चलता रहेगा। तो इनका बिजनेस 2032 तक चलता रहेगा। तो उस हवाले से इसके शेयर होल्डर्स को कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अगर सेल की वजह से इसकी वैल्यू ज्यादा ऊपर चली जाए तो वहां पे आप देख लें अगर आपने प्रॉफिट बुक करना हो तो। अब इनकी इक्विटी जो है वो भी तकरीबन 44.70 रुपए है, और बुक वैल्यू टू प्राइस है 1.47।
यार ये फिगर्स को हम उर्दू में बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में इंग्लिश आ जाती है, तो काइंडली इसको इग्नोर कर लें, क्योंकि आमतौर पे दफ्तरों में तो हम इंग्लिश में ही ये सब कुछ बोल रहे होते हैं। वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि उर्दू का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन आदतन इधर उधर हो जाता है, तो बस इस पे कोशिश करें एतराज़ वाले मैसेज ना करें। अब कोही को देखें तो जी इनका एग्रीमेंट जो है ना जून 2027 में एक्सपायर हो रहा है, और इनकी जो बुक वैल्यू है वो 26 रुपये है, यानी कि ये बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कोही के हवाले से कि कोही में लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट आपने सोच समझ के बनानी है। एक तो इसके एग्रीमेंट को तकरीबन 3 साल रह गए हैं, और हो सकता है, बल्कि पूरी उम्मीद है कि 3 साल के बाद कैपेसिटी पेमेंट वाला एग्रीमेंट रिन्यू नहीं होगा। और क्योंकि ये जितना पैसा इनको मिलता है आमतौर पे ये उसको डिविडेंड में दे देते हैं, इसलिए इनकी को बुक वैल्यू भी ज्यादा नहीं है। अब इसका अगर 3 साल की एक असेसमेंट करते हैं, अगर आने वाले 3 साल में इसकी कमाई तकरीबन 30 रुपए हो जाती है, तो आगे आने वाले 3 से 4 साल में ये 30 से 40 रुपए का डिविडेंड तो दे सकते हैं। लेकिन बस आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अभी वाली वैल्यू इसकी फिर भी ठीक है, ज्यादा ऊपर जाने लगे तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें ना करें, फिर प्रॉफिट टेकिंग करें, और कोशिश ये करें कि ऐसी कंपनियों में शिफ्ट हों जिनके एग्रीमेंट्स लंबे चलने वाले हैं, और उनमें खास तौर पे निशात पावर और निशात चुनिया पावर है जिनके 35-36 तक एग्रीमेंट्स चलेंगे। अच्छा जी, कोर्ट अद्दू पावर है जी, इसका तो एग्रीमेंट आपको पता है एक्सपायर हो चुका हुआ है। बुक वैल्यू इसकी 73 रुपये है, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। उस हवाले से आप इसमें नुकसान नहीं उठाएंगे, तो चाहे ये कुछ भी ना करें, लेकिन डिविडेंड को क्योंकि जारी रखा हुआ है। देखिए, हमने तो जो कुछ इसके बारे में और इसकी मैनेजमेंट के बारे में कहा वो फैक्ट्स की बेसिस पे और रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए कहा। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर उन सब चीजों को इग्नोर करें और ये देखें कि एक कंपनी उसकी 28 रुपये वैल्यू है, बुक वैल्यू उसकी 73 रुपये है, वो तकरीबन 8-9 रुपए का डिविडेंड सालाना देने की सलाहियत रखते हैं और दे भी रहे हैं, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो लाजमी होनी चाहिए। अब वो कितनी करनी है, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद है जी निशात चुनिया पावर। जैसा हमने कहा कि इसका एग्रीमेंट 35 तक चलेगा। इसकी बुक वैल्यू 72 रुपये है, 2.84 की बुक वैल्यू टू प्राइस है, तो उस हवाले से ये बहुत अच्छा फैक्टर इसका बनता है। सिर्फ डिविडेंड को अगर ये थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लें तो शायद हम इनके बारे में ऐसी बातें ना कहें। निशात पावर को देखें तो इनका भी 35 में चलेगा एग्रीमेंट, बुक वैल्यू तकरीबन इनकी 88 रुपये है, और सबसे बेहतर है इनकी बुक वैल्यू टू प्राइस, तो इन्वेस्टमेंट इसमें भी लाजमी होनी चाहिए। वैसे भी ये तो डिविडेंड दे रहे हैं, तो एनसीपीएल के मुकाबले में इसमें थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। और जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते एनसीपीएल में, और जिनको लगता है कि शायद वो अगले 2-3 साल तक भी डिविडेंड ना दें, जो कि हमें तो नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन पता कुछ नहीं होता, तो वो उसको छोड़ के इसमें भी आ सकते हैं। हब पावर की बात करें तो इनका एग्रीमेंट 2027 तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हब का एग्रीमेंट जो है ये खत्म हो जाएगा 27 में। अब पता नहीं ये इसके आगे चलेगा कि नहीं, लेकिन इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं, तो हो सकता है इनका चलता भी रहे, और एस्टेब्लिश कंपनी है। बहरहाल इसका एग्रीमेंट 27 में खत्म हो जाएगा, और इसकी बुक वैल्यू ज्यादा नहीं है क्योंकि डिविडेंड ज्यादा दे देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जैसे हमने कोही में केयरफुल रहने को कहा, तो क्या इसमें भी केयरफुल रहने की जरूरत है? जरूरत तो है, क्योंकि रेट इसका बहुत हाई हो चुका हुआ है। तो इस पे आपको, हमें लगता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी पावर की कंपनीज में इसके मुकाबले में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जब ये 60-70 पे था तब तो ठीक था, अब बहुत ऊपर आ गया। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनकी जो ग्रुप में कंपनीज हैं, जो लारोश और दूसरी हैं, उनका अकाउंट्स में तो नहीं लिखा कि उनका एग्रीमेंट कब एक्सपायर होना है। लेकिन हमने इनके कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में पूछा था, तो इन्होंने बताया था वर्बली हमें कि उनका भी 35-36 में होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हब से बिजली लेनी हुकूमत ने बंद भी कर दी, फिर भी इनकी सब्सिडरी से बिजली लेते रहेंगे, और 2027 के बाद इनका बिजनेस कोई ठप नहीं हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये आल्टर्न एनर्जी वाले मॉडल पे आ जाएं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि 3 साल के बाद इनके ईपीएस और इनके डिविडेंड पे आउट में थोड़ी कमी आ जाए, और उसकी वजह से इसकी प्राइस लॉन्ग टर्म में नीचे भी आ सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ से प्राइस कहीं 150-200 पे चली जाए और फिर नीचे आनी शुरू हो। तो ये तो कोई नहीं पता स्टॉक मार्केट में कब किस वक्त क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको इसको कंसिडरेशन में जरूर रखना चाहिए कि इसका एग्रीमेंट 2027 में एक्सपायर हो जाएगा, तो उस चीज को बस कंसिडर कर लीजिएगा। अब आखिरी सेक्शन में हम क्विकली सिर्फ ये देखते हैं कि पिछले 6 साल में इन कंपनियों ने कुल कितना कमाया
उसमें से कितना डिविडेंड दिया और उनकी पे आउट रेशो क्या रही। यानी जिसकी ये पे आउट रेशो ज्यादा अच्छी है, आपको यही समझना चाहिए कि भाई वो कंपनी चांसेस हैं कि ज्यादा डिविडेंड देगी। एक साल में अगर कम भी देती है तो अगले साल कुछ ज्यादा दे देगी, लेकिन ओवरऑल 6 साल में किसका पे आउट ज्यादा अच्छा है। अब इसका जो ट्रेंड है वो हम आने वाले महीने में कुछ वीडियोस बनाएंगे रमजान में, तो वो वहां पे कवर कर लेंगे ताकि उनके लिए भी कोई चीज बाकी रह जाए, वरना वो वीडियोस बेकार हो जाएंगी। वैसे भी इतनी बड़ी वीडियो तो कोई देखना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि लोग सीखना चाहते नहीं हैं। अगर 100 लोग 7-8 मिनट वाली वीडियो देखते हैं तो सिर्फ 10 लोग ये लंबी वीडियो देखना पसंद करते हैं, और उन 10 में से भी 5 लोग ऐसे होंगे जिनको या तो हम समझा नहीं पा रहे होंगे, या वो खुद नहीं समझ पा रहे होंगे, या जिनको ये एनालिसिस पसंद नहीं आया होगा, या उनको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिली होगी। तो उनमें से भी आधे लोग तो यहाँ पहुंचे ही नहीं होंगे। तो जब हम अलग अलग शेयर्स की वीडियो बनाएंगे तो वो पैगाम ज्यादातर लोगों तक पहुंच जाएगा। तो उन वीडियोस में कुछ बातें यहाँ की रिपीट भी होंगी, यानी कि जिन शहजादों ने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है उनके लिए जो रमजान में डिविडेंड सीरीज की जो पावर सेक्टर वाली वीडियोस होंगी, शायद उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इजाफी ना हो, लेकिन ज्यादातर लोग क्योंकि यहाँ तक पहुंचे ही नहीं होंगे तो ऐसे लोग वो वीडियोस एंजॉय कर लेंगे। तो आर्टन एनर्जी ने जी 6 साल में 29 रुपए कमाए और 28 रुपए का डिविडेंड दिया, 97% पे आउट रेशो। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि बीच में एक टाइम पे इन्होंने 18 रुपए का भी डिविडेंड इकट्ठा दिया था, क्योंकि पहले हुकूमत से पैसे नहीं मिल रहे थे तो 3-4 साल कुछ नहीं दिया, फिर एकदम 18 रुपए दे दिया। तो आल्टर्न एनर्जी में आप जो पैसे लगाएंगे वो नुकसान में नहीं रहेंगे। ये पता नहीं मिलेंगे कब, लेकिन जितने भी इनको मिलेंगे ये सारे दे देंगे। अब कंसोलिडेटेड में ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिविडेंड तो एक ही होता है। कंसोलिडेटेड की अर्निंग थोड़ी ज्यादा है, बहरहाल ये देखने की जरूरत नहीं है। ईपीक्यूएल को देखें तो उनको 6 साल में 42 रुपए की अर्निंग हुई और 28 रुपए का डिविडेंड दिया, तो 66% पे आउट रेशो है, विच इज नॉट बैड। कोहिनूर एनर्जी, इनकी 40 रुपए की अर्निंग हुई, लेकिन इन्होंने डिविडेंड ज्यादा दिया क्योंकि हुकूमत ने कोई 2012-13 के कोई डिस्प्यूटेड अमाउंट्स इनको दी थी, तो वो इन्होंने एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दे दिया। लेकिन वही बात है कि आगे आने वाले 2-3 सालों में अगर इनकी 30 रुपए की अर्निंग होती है तो वो देते रहेंगे साथ साथ। कैपको की बात करें तो ये देखें इनकी चालाकियां, 81 रुपए मिले और 42 रुपए सिर्फ दिए, 50% पे आउट रेशो, और वही सारा पैसा रख के बैठे हुए हैं। निशात चुनिया पावर, ये उनके भी बाप हैं, 56 रुपए कमाए और सिर्फ 13 रुपए दिए अभी तक। निशात पावर, ये भी भाई भाई हैं, 62 रुपए कमाए और 18 रुपए दिए। लेकिन बात वही है कि पिछले साल अच्छा डिविडेंड दिया, उतना अच्छा नहीं दिया जितना दूसरी पावर सेक्टर की कंपनीज ने दिया, लेकिन अपने हवाले से अच्छा दिया। तो अगर ये पिछले साल का जो पे आउट रेशो है उसको मेंटेन कर लेते हैं, जो तकरीबन 60-70% है, तो ये आने वाले वक्तों में अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये अगले 2 क्वार्टर से इसका थोड़ा सा अंदाजा होगा कि क्या साल में 7 रुपए का डिविडेंड जारी रखेंगे कि नहीं। हब पावर को देखें तो इनका पे आउट रेशो भी बुरा नहीं है, 80 रुपए कमा के 50 रुपए दिए, तो काफी मुनासिब है। और कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो 6 साल में 131 की अर्निंग है। तो ये था जी पावर सेक्टर के शेयर्स का तज्जिया, जिसमें हमने आपको डिफरेंट फैक्टर्स बताए कि कौन सा फैक्टर किस कंपनी का अच्छा है, किस कंपनी का बुरा है, और यहां से आउटकम अब आपने अपने अपने लिए खुद निकालना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।